हिंदोस्तां हमारा है, हिंदी है हम, हिंदोस्तां हमारा है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरे बहुत से दोस्तों के मेल्स और साथ ही साथ कमेंट्स आए थे कि सर आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चैप्टर्स को तो अपलोड कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है आप अंग्रेजी के चैप्टर्स को भी अपलोड करिए। तो दोस्तों, ये तो संभव नहीं है कि मैं हर क्लासेस के जो है अंग्रेजी, हर क्लासेस की इंग्लिश के चैप्टर्स में अपलोड कर पाऊँ, हर क्लासेस का इंग्लिश का लेक्चर, इंग्लिश का सेशन आपको दे पाऊँ। लेकिन मेरे वो दोस्त जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। तो उसी कड़ी में आज मैं क्लास 12वीं के पहले लेसन, यानी ये इंग्लिश का आपका पहला सेशन होगा, अ गर्ल विथ अ बास्केट को लेकर आपके मध्य उपस्थित हूँ। और अगर आपको मेरा यह इंग्लिश का क्लास अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। दोस्तों, यह कहानी है सुप्रसिद्ध न्यायाधीश विलियम सी डगलस की, जो कि अमेरिकन न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के न्यायाधीश विलियम सी डगलस ने इस अध्याय को लिखा है। जब वो भारत घूमने आए तो एक शब्द कह सकते हैं कि भारतीयों को अपने देश के प्रति इतना स्वाभिमान, अपने देश के प्रति इतना सम्मान, अपने देश के प्रति इतना गर्व देखकर विलियम सी डगलस जो है भारत के दीवाने हो गए। भारत देश और भारतीयों से उन्हें प्यार हो गया। एक 9 वर्षीय बच्ची ने उनके हृदय को छू लिया, और वो भी इसलिए कि जिसके अंदर जो है अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम भाव था, बहुत ज़्यादा सम्मान था। तो कहते हैं ना कि भारतीय चाहे कितना भी गरीब हो, जहाँ देश की बात आती है वहाँ हर एक भारतीय अपने जान की बाजी लगा देता है। यही है हमारा इंडिया दोस्तों, और अपने इंडिया देश के लिए एक लाइक तो बनता है। तो विलियम सी डगलस एक 9 वर्षीय बच्ची से मिलते हैं और सारी वृत्तांत कहानी, जिस प्रकार से वो कहाँ कहाँ जाते हैं, किस प्रकार से वो घूमते हैं, इस सारी बातों को अब हम इस कहानी में रीड करेंगे। और ध्यान से इस कहानी को देखिएगा। पहले पैरे को करा कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं नई दिल्ली को छोड़ते हुए हिमालय की तरफ चल रहा था, या मैंने नई दिल्ली को छोड़ दिया और मैं हिमालय की तरफ बढ़ चला, अर्थात मैं नई दिल्ली को छोड़ते हुए हिमालय की तरफ चल दिया। आई हैड लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया, न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली को, फॉर हिमालय, और मैं हिमालय के लिए निकल पड़ा। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली। वहाँ से मैं किसी तरह से जो है बरेली जा रहा था बाई ट्रेन, यानी मैं वहाँ से ट्रेन के माध्यम से बरेली जा रहा था। एंड देन बाई कार, और उसके बाद मैं कार के द्वारा रानीखेत गया, जो कि एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो कि अंग्रेजों की, एन मतलब एक, ओल्ड मतलब पुरानी, ब्रिटिश आर्मी मतलब होता है, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों की, हिल आर्मी, हिल मतलब होता है अंग्रेजों की एक सेना की छावनी थी। क्राक स्टेशन लोकेटेड एट 6000 फुट रिगिड अपोजिट द 120 मील स्नो कैप्ड हिमालयाज। देखिएगा दोस्तों, पैरा थोड़ा लंबा है लेकिन तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। करा कि आई हैड लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया, न्यू दिल्ली मतलब नई दिल्ली को, और मैं कहाँ के लिए निकल गया, हिमालय के लिए। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज बरेली बाई ट्रेन, मैं जो है ट्रेन के द्वारा जो है बरेली जा रहा था। एंड उसके बाद कह रहा कि देन बाई कार, और कार के द्वारा रानीखेत में पहुंचा, जो कि एक पुरानी अंग्रेजों की जो है
छावनी थी, अंग्रेजी सेना की जो पुरानी छावनी थी, और कह रहा कि जो स्थित थी कहाँ पर 6000 फुट रिगिड अपोजिट, मतलब होता है जिसके 6000 फुट के दूसरी तरफ स्थित था 120 मील स्टेच स्नो कैप्ड हिमालयाज, यानी उस छावनी के जो है दूसरी तरफ उल्टा या दूसरी तरफ 6000 फीट की ऊंचाई और 120 मील जो है फैला हुआ बर्फ से ढका हुआ क्या था, हिमालय था। 120 मील ऊंचा और 6000 फुट ऊंचा और 120 मील फैला हुआ क्या था, बर्फ से ढका हुआ हिमालय था। द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी बहुत धीरे चल रही थी, रेलगाड़ी बहुत धीरे चल रही थी। द ट्रेन वाज स्लो एंड इट स्टॉप्ड, और यह रुक जाया करती थी एट ऑल द वे स्टेशंस, यानी रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक स्टेशनों पर, प्रत्येक जो है स्टेशन पर रेलगाड़ी क्या करती थी, रुक जाती थी। द ट्रेन वाज स्लो इट स्टॉप्ड एट द वे ऑफ स्टेशन, यानी रेलगाड़ी बहुत धीरे चल रही थी और रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक स्टेशन पे क्या करती थी, रुक जाती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, यानी जब भी जिस स्टेशन पर भी रेलगाड़ी रुकती थी, एट एवरी स्टॉप, उस स्टॉप पर आई स्वंग ओपन, मैं खोल देता था द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, डोर मतलब होता है दरवाज़ा, ऑफ माई कंपार्टमेंट मतलब होता अपनी बोगी का। जिस डिब्बे में, जिस बोगी में राइटर यात्रा कर रहा था, तो राइटर ने कहा कि मैं जो है अपने बोगी, अपने कंपार्टमेंट का डब्बा जो है प्रत्येक स्टेशन पे क्या करता था, खोल देता था। ठीक है ना। तो उसके बाद कह रहा है कि आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आई स्वंग ओपन ऑफ डोर माई कंपार्टमेंट, जिस स्टेशन पर भी जो है रेलगाड़ी आकर रुकती थी, कह रहा कि आई स्वंग ओपन, मैं खोल देता था, क्या खोलता था, कह रहा कि द स्वंग ओपन डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे का जो दरवाज़ा था मैं खोल देता था। एंड वॉकड एट द प्लेटफॉर्म, वॉकड मतलब और क्या करता था, टहलने लगता था एट द प्लेटफॉर्म। तो एक पैरा यहाँ से कंफर्म होता है, लेकिन एक बार फिर से दोहराएंगे। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, मैं नई दिल्ली को छोड़ते हुए हिमालय के लिए निकल पड़ा। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था बरेली बाई ट्रेन, मैं ट्रेन के द्वारा बरेली जा रहा था। एंड देन उसके बाद कार के द्वारा मैं रानी खेत पहुंचा, जहां पर क्या था, ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, अंग्रेजों की यानी ब्रिटिश की पुरानी जो है छावनी स्थित थी। और कह रहा है कि आगे छावनी स्थित थी, जो स्थित थी 6000 फुट रिग्ड, मतलब होता है 6000 फीट की ऊंचाई पर, अपोजिट जिसके दूसरी तरफ 120 मील स्टेच, जहां इसके दूसरी तरफ जो है 120 मील फैला हुआ करा कि स्नो कैप्ड हिमालयाज, यानी जिसके दूसरी तरफ 120 मील फैला हुआ क्या था, हिमालय था। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी बहुत धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप डाउन, रुक जा रही थी एट द वे स्टेशन, मतलब रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक स्टेशनों पर आकर रेलगाड़ी क्या करती थी, रुक जाती थी। एट एवरी स्टॉप, और प्रत्येक स्टॉप मतलब प्रत्येक रुकावट पर, जहाँ पर जिन स्टेशनों पे गाड़ी रुकती थी, प्रत्येक रुकावट पर जहाँ पर भी जिन स्टेशनों पर भी रेलगाड़ी आकर रुकती थी, आई स्वंग ओपन, मैं खोल देता था द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डोर मतलब होता है दरवाज़ा, ऑफ माई कंपार्टमेंट मतलब होता है अपने डिब्बे का, अपने जो है बोगी के दरवाजे को खोल देता था। एंड वॉकड एट द प्लेटफॉर्म, और वॉकड मतलब मैं क्या करने लगता था, टहलने लगता था, कहाँ पर, एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर, यानी जो है स्टेशन पर मैं उतर कर टहलने लगता था। करा कि द, अब देखिए सेकंड वाले में, द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड, प्लेटफॉर्म जो था, द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड, जो प्लेटफॉर्म था, स्टेशन था, वेयर पैक्ड, वेयर पैक्ड मतलब होता पूरी तरह से भरा हुआ था, ठसाठस भरा हुआ था, विद द पीपल, लोगों से। कौन से लोगों से, आखिर उनमें कौन कौन लोग थे, उनमें थे सिख, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, पोर्टर, बेगर, हॉकर। कह रहा है कि जो प्लेटफॉर्म था, स्टेशन था, वो लोगों से क्या था, खचाखच भरा हुआ था, उसमें लोग जो है
काफ़ी लोग भरे हुए थे। और कौन लोग थे? सबसे पहले तो उसमें सिख थे, उसके बाद मुस्लिम थे, उसके बाद हिंदू थे, फिर सोल्जर मतलब सिपाही थे, मर्चेंट सोल्जर मतलब सिपाही थे, मर्चेंट मतलब व्यापारी थे, प्रीस्ट मतलब पुजारी थे, पोर्टर मतलब कूली थे, और बेगर्स मतलब भिखारी थे, और हॉकर मतलब फेरी वाले थे। देखिए दोस्तों, ध्यान से फिर से देखिएगा। कह रहा कि जो रेलवे स्टेशन था वो पैक्ड था, पूरा खचाखच भरा हुआ था। किन लोगों से? सबसे पहले उसमें सिख थे, उसके बाद मुस्लिम थे, उसके बाद हिंदू थे, सोल्जर मिस सिपाही थे, मर्चेंट मिस व्यापारी थे, प्रेस्ट मिस पुजारी थे, पोर्टर मिस कूली थे, और बेगर्स मिस होता है भिखारी थे, और हॉकर मिस फेरी वाले जो अपना सामान बेचने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे यात्रियों को। कहा कि ऑलमोस्ट एवरीवन, उनमें से हर कोई वाज बियर फुट, मतलब बियर फुट मतलब नंगे पैर था, मतलब बिना चप्पल या जूते के था। और कहा कि ड्रेस्ड, उनकी जो ड्रेस थी, उनके जो वस्त्र थे, इन लूज मतलब होता है ढीले ढाले थे, वाइट गारमेंट मतलब होता है कि राइटर ने, लेखक ने भारत में जिन भारतीयों को देखा वे सभी जो है ढीले ढाले और सफ़ेद रंग के जो है, कह रहा कि गारमेंट्स मतलब कपड़े पहने हुए थे, गारमेंट्स मतलब कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर, मैंने कम से कम, कह रहा कि आई वुड आस्क मैंने पूछा, लिस्ट कम से कम, थ्री मतलब होता कम से कम मैंने 3 लोगों से पूछा, 3 पीपल मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा, बिफोर उसके बाद, आई कुड फाइंड मैं पा सका, 1 किसी एक को, हु स्पोक इंग्लिश जो अंग्रेजी बोल सकता था। क्योंकि देखिए जो लेखक था उसकी जो राष्ट्रीय भाषा थी वो अंग्रेजी थी, उसे हिंदी नहीं आती थी, इसलिए भारत में उसने कम से कम पहले 1 लोगों से पूछा तो उसे अंग्रेजी नहीं आती थी, तो उससे बात नहीं बनी। फिर दूसरे कम से कम जब तीसरे व्यक्ति से मिला तो उसे कुछ इंग्लिश आती थी। तो कह रहा कि लेखक बोल रहा है कि आगे देखिएगा, आई कुड फाइंड मैं पा सका, कह रहा कि आई वुड आस्क द लीस्ट 3 पीपल बिफोर, मैंने कम से कम 3 लोगों से बात की, बिफोर उसके बाद, आई कुड फाइंड मैं पा सका, 1 किसी एक को, हु स्पोक इंग्लिश जो अंग्रेजी बोल सकता था। वी वुड टॉक हमने बात किया, वर्ल्ड अफेयर्स संसार के मुद्दों पर, संसार के घटनाक्रम पर हमने बात किया। वर्ल्ड अफेयर्स मतलब संसार के घटनाक्रम पर हमने क्या किया? बात किया। और कहा कि उसके बाद एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने संसार के घटनाक्रम पर बात किया, एंड एवरी मेजर टॉपिक और प्रत्येक जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, द न्यूज ऑफ डे और दिन के संपूर्ण जो है न्यूज पर, समाचार पर, उस दिन के संपूर्ण जो है समाचार पर, प्रोड्यूस्ड यानी उस दिन, प्रोड्यूस्ड मतलब होता है उत्पन्न होना या निकलना या प्रकाशित होना, उस दिन के जितने भी समाचार थे उन समाचार पर हमने क्या की? बहस की। इन दिस वे, इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग, लेखक कह रहा इस तरह से मैं कोशिश कर रहा था, गेट अ फील यानी फील मतलब महसूस करने का, द पल्स ऑफ नेशन मतलब राष्ट्र की नस को महसूस करने का, मतलब होता है किस तरह से मैं राष्ट्र को बहुत अच्छी तरह से जानने का प्रयास कर रहा था। एंड चेकिंग, और चेकिंग ओपिनियन, और लोगों के जो है विचार मैं क्या कर रहा था? चेकिंग ओपिनियन, और मैं लोगों के विचार क्या कर रहा था? समझ रहा था। ऑफिशियल एटीट्यूड्स ऑफ रिपोर्ट, जिस दस्तावेज को मुझे तैयार करना था, मैं आके यहाँ से कुछ रिकॉर्ड जो है अपने देश में ले जाना चाहता था, और जिस दस्तावेज को मुझे तैयार करना था उस दस्तावेज के प्रति मैं जो है मैं क्या कर रहा था? मैं अपना रिकॉर्ड तैयार करना चाहता था। तो उसी को फिर से देखे करा के, इन दिस वे, इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा था, गेट अ फील महसूस करने की, द पल्स ऑफ नेशन मतलब होता है इस तरह से मैं राष्ट्र के, नेशन मतलब होता है नस, या राष्ट्र के जो है मैं नाड़ी, राष्ट्र के जो है मैं पल्स को पकड़ने का प्रयास, यानी देश के बारे में भारत देश के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानने का प्रयास करा था। एंड चेकिंग ओपिनियंस अगेंस्ट, और लोगों के विचार जो है मैं समझ रहा था, लोगों के विचार मैं समझ रहा था, करा कि अगेंस्ट एटीट्यूड ऑफ रिपोर्ट्स, और जो रिपोर्ट्स मैं तैयार कर रहा था उसके प्रति मैं लोगों के विचार को क्या कर रहा था? समझ रहा था। तो उसके बाद लेखक कह रहा कि द रूट, रूट मतलब होता रास्ता दोस्तों, ले गुजरा हुआ था, करा कि थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट
जो रास्ता था जिससे होकर हम जा रहे थे, यानी ट्रेन रेलगाड़ी जिस रास्ते से होकर जा रही थी, कह रहा कि थ्रू द वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, गाड़ी जिस रास्ते से होकर, रेलगाड़ी जिस रास्ते से होकर गुजर रही थी, द रूट ले थ्रू द वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, कह रहा कि वह भारत का, इंडियाज एग्रीकल्चर मतलब होता है भारत का एक कृषि, रिचेस्ट मतलब प्रधान देश था, यानी रेलगाड़ी जिस रास्ते से होकर गुजर रही थी वह भारत का एक समृद्ध जो है, एक समृद्ध कृषि जो है क्षेत्र था। दिस वाज द प्लेन अपर गंगा रिवर, करा कि दिस वाज द प्लेन अपर गंगा रिवर, यह गंगा रिवर का समतल इलाका था, यानी ऊपरी भाग था। यह गंगा रिवर का कौन सा भाग था? अपर मतलब ऊपरी समतल भाग था। यह गंगा, करा कि दिस वाज द प्लेन, यह समतल भाग था। अपर गंगा रिवर मतलब गंगा नदी के किनारे का यह ऊपरी भाग था। करा कि 1000 फीट एबो, जिससे 1000 फीट नीचे था। करा कि सी एबो, सॉरी दोस्तों, का जिससे 1000 फीट ऊपर था सी लेवल, मतलब होता है जिससे समुद्र का स्तर जो है 1000 फीट जो है हजारों फीट ऊपर था, बट ट्रॉपिकल मतलब होता है लेकिन उष्णकटिबंधीय था, जिससे जो है हजारों फीट ऊपर था। क्या? सी लेवल मतलब होता है समुद्र का स्तर, जिससे हजारों फीट ऊपर था। कहा कि बट ट्रॉपिकल, लेकिन कैसा था? उष्णकटिबंधीय था। और आगे कह रहा कि द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा अपने साथ बहा रही थी भूरे बालुओं को, ब्राउन सिल्ट मतलब होता बालू। गंगा अपने साथ क्या बहा के, यानी गंगा के जल में क्या बहा के ले जा रही थी? भूरे बालुओं को बहाकर ले जा रही थी। और कह रहा है कि swollen with fluid waters overflow the thousands acre rice, कहा कि swollen with the fluid waters, और जो है बाढ़ के पानी के साथ या बहते हुए गंगा के पानी के साथ, कहा कि गंगा के पानी जो थे उस समय वर्षा का मौसम था तो ओवरफ्लो ऊपर होके बह रहे थे। कहा कि इंडेटिंग 1000 एकड़ ऑफ राइस, मतलब होता है कि हजारों एकड़ चावल के खेतों के ऊपर से होकर गंगा का जल क्या हो रहा था? बह रहा था। कहा कि यहाँ देखिए फिर से, द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा भूरे बालुओं को अपने साथ बहा रही थी। सॉलिन विथ फ्लूड वाटर, और बाढ़ का जो पानी था ओवरफ्लो ऊपर होके बह रहा था। इंडेटिंग 1000 एकर्स ऑफ राइस, इंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस मतलब होता है हजारों एकड़ चावल के खेतों, अर्थात उस समय धान की रोपाई हुई थी और उसके ऊपर से जो है बाढ़ आई हुई थी, तो गंगा का जो पानी था उस धान के खेतों के ऊपर से होके क्या कर रहा था? बढ़ रहा था। कहा कि टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, जहां से हम जा रहे थे उसके उत्तर की दिशा की तरफ क्या थे? जंगल थे। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेस, मतलब उसके उत्तरी दिशा में जो क्या स्थित थे? जंगल थे जो बहुत ज्यादा क्या थे? घने थे। ऑफ द ग्रास, जो घासों से भरे हुए थे, जो घनी घासों से भरे हुए थे। हायर देन, ये घासें इतनी ऊंची थी, मैन सेड, मनुष्य के सिर से भी ऊंची थी। मैन सेड मतलब होता है घासें जो हैं मनुष्य के सिर से भी क्या थी? ऊंची थी। एंड, और अनब्रोकन एक्सपेक्टेड ओकेशनल क्लम्प, और अनब्रोकन मतलब ना टूटने वाला, अर्थात एक क्रम में स्थित था। ओकेशनल क्लम्प मतलब होता है पेड़ों का झुंड। ट्री होम टाइगर्स, यानी उनमें जो है घने पेड़ों के झुंड थे जो क्या थे? घर थे। किसके? टाइगर्स के, शेरों के। एलिफेंट्स मतलब होता है हाथियों के। पाइथन्स मिथ होता है अजगर के। और आगे कह रहा है कि एंड कोबराज मिथ होता है नागों के। तात्पर्य ये है कि जिस जंगल से होके, जहाँ से हम होके गुजर रहे थे उसके उत्तरी दिशा में क्या था? घना जंगल था। उसमें ऐसी घासें थी जो मनुष्य के सिर से भी क्या थी? ऊंची थी। और उसके एस्पेक्ट द ओकेशनल क्लैम्प, और वहाँ पर पेड़ों के झुंड भी थे। कहा कि ट्रीज, जो पेड़ थे, होम घर थे। किसके? टाइगर्स मतलब होता है चीता के, और एलिफेंट मीन्स हाथी के, पाइथन मीन्स अजगर के, और कह रहा आगे कि कोबराज मीन्स नागों के। कहा कि एवरीवेयर, प्रत्येक स्थान पर ईल्स द फ्लैट रनिंग हॉरिजन, मतलब होता है
रनिंग होरिजन, प्रत्येक स्थान पर जो है होरिजन मतलब होता है 36 दिशा में वृक्ष ही स्थापित थे, बट डॉटेड उनके बीच बीच में वेयर द उनके बीच बीच में बट डॉटेड उनके बीच बीच में हियर द बाई यहाँ वहाँ मतलब बीच बीच में सैकेड बनियान ट्री रॉ ऑफ पाकर ट्री, मतलब होता पेड़ों का झुंड जो था, पेड़ों की कतार जो थी दूर दूर तक 36 फैली हुई थी। जैसे जंगल का एक दृश्य है, उसमें पेड़ों जो है दूर दूर तक क्या होते हैं, पेड़ फैले होते हैं यदि ऊपर से देखा जाए। और दूसरी चीज़ करा कि उसके बीच बीच में क्या थे, पाकड़ और बरगद के भी पेड़ जो है, पवित्र पाकड़ और बरगद के पेड़ भी बीच बीच में थे, जिनके शेप्ड, इनके आकार पाकड़ और बरगद के वृक्षों के आकार करा कि लाइक इल्म, इल्म के पेड़ की तरह थे। इल्म एक विदेशी पौधा है दोस्तों, विदेशी वृक्ष है। जो राइटर विदेशी था, राइटर जो है विदेश से थे, अमेरिका से थे, इसलिए वो वहाँ के अपने पेड़ की बात कर रहे हैं। तो कह रहा कि सेपरेट लाइक इल्म, इल्म पेड़ की तरह थे ना, एंड हैवी थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और उनकी जो हैवी थिक मोटी जो है, थिक ट्विस्टेड ट्रंक मतलब होता है कि उनकी शाखाएं मोटी होकर जो है घूम गई थी, अर्थात आपस में उलझी हुई थी। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहा वो ट्रंक तक का आपका रहा, और उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बेहतर समझ में आया होगा। और अगर आया है तो आप अपनी बुक से एक बार बैठकर इस टॉपिक को दोहरा जाइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और जाते जाते मैं जो है आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। कोई आकर तुझे क्यों जगाएगा, कोई आकर तुझे क्यों जगाएगा, ख्वाबों का मतलब तुझे क्यों बताएगा। ध्यान दीजिएगा, ये संघर्ष की बात है, संघर्ष की जो है एक कहानी है और संघर्ष की एक शायरी है। दोस्तों मैं जो भी शायरी बोलता हूँ वो आपके लाइफ से रिलेटेड होती है। इन बातों को आप अपने जीवन में उतारिए, यकीनन आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। करा कि कोई आकर तुझे क्यों जगाएगा, ख्वाबों का मतलब तुझे क्यों बताएगा। अपनी चिंता खुद को करनी पड़ेगी, अपना रास्ता खुद को चुनना पड़ेगा, अपने पथ पर खुद चलना पड़ेगा, अपना संघर्ष खुद करना पड़ेगा। इसलिए ये कोटेशन आपके लिए है, कोई आकर तुझे क्यों जगाएगा, ख्वाबों का मतलब तुझे क्यों बताएगा। ठीक है दोस्तों, मंजिल पानी है तो खुद तय करना होगा संघर्ष का रास्ता, मंजिल पानी है तो खुद तय करना होगा संघर्ष का रास्ता, औरों के सहारे तू कितना चल पाएगा। फिर से एक बार देखिएगा, कोई आकर तुझे क्यों जगाएगा, ख्वाबों का मतलब तुझे क्यों बताएगा, मंजिल पानी है तो खुद तय करना होगा तुझे संघर्ष का रास्ता, औरों के सहारे तू कहाँ तक चल पाएगा। ये अगर कोटेशन आपको अच्छा लगा हो, आपको कोटेशन अगर अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ मैं आपका यह द गर्ल विथ अ बास्केट का पहला सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। यदि आपको यह सेशन समझ में आता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट से प्रभावित होकर इसके दूसरे लेसन को भी बनाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।